अब जो आपकी फॉरेन पॉलिसी को चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, what influences foreign policy? Number one, systemic level of analysis. Number two, domestic level of analysis. Number three, individual. Level of analysis. अच्छा, अब सिस्टमिक लेवल ऑफ एनालिसिस का क्या मतलब है, सुन लीजिए. In systemic level of analysis, the global circumstances that may exist which shape the behavior of nation states, for example, the global persistence on trade, liberalization, global condemnation of international terrorism. Globally आपका क्या हो रहा है, that affects your foreign policy. ट्रेड आ गया आपकी, वो आ गया है जी, लिबरलाइजेशन आ गई है आपकी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आ गई है, इंटरनेशनल टेररिज्म या सिक्योरिटी. ये तीन चीज़ें देखें ना, जब आप अगर फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, तो अगर आपके मुल्क में सिक्योरिटी नहीं है, तो आपको पता चला जितना डेलीगेशन आया है वो आते ही उसको कोई ना कोई सुसाइड अटैक और वो चले जाएं, तो फिर आपके मुल्क में कौन आएगा. आपका कहीं डेलीगेशन जा रहा हो, वो जाते ही वहाँ मर जाता है, या जाते ही उनकी एयर स्पेस पे कोई अटैक करता है और आपका प्लेन क्रैश हो जाता है, तो फिर आप तो वहाँ नहीं जा सकते ना कि भाई वो चले. नेचुरल डेथ होना इट्स समथिंग डिफरेंट, कि कोई चला जाता है, लेकिन अगर इस तरह का कोई किसी काउंटर वो टेररिस्ट एक्टिविटी और ये उसमें आ गया, तो फिर तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है ना, आप तो वहाँ नहीं जाएंगे, ना ही अपने रिलेशंस बढ़ाएंगे. ठीक है, तो सिस्टमिक लेवल ऑफ एनालिसिस में आप ये तीन चीज़ों पे फोकस करते हैं. ठीक है. नाउ इन डोमेस्टिक लेवल ऑफ एनालिसिस में क्या होता है कि डिटर्मिनेंट्स एग्जिस्टिंग विद द कंट्री इटसेल्फ, टाइप ऑफ गवर्नेंस, साइज ऑफ मिलिट्री, economic structures and economic strength, the presence of non-state actors, NGO, scope of activities, financial constraints, relative influence on states. और corporations, आपके यानी कि corporation, आपकी NGO और आपका मुल्क का infrastructure. ठीक है. स्कोप, नेचर एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस. तो इंडिविजुअल डोमेस्टिक लेवल ऑफ एनालिसिस का मतलब ये है कि आपके पास आया वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर है या नहीं है. रिलेशनशिप बनाएंगे तो किस पे बनाएंगे, आपकी मिलिट्री स्ट्रांग है, आपकी गवर्नेंस स्ट्रांग है, आपका मुल्क कितने साइज में है या नहीं है, आपकी एनजीओ सही चल रही हैं, आपके जो है दूसरे सिस्टम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं. तो ये सब नहीं सही होंगे तो आपकी फॉरेन पॉलिसी का इसी सूरत नहीं स्ट्रक्चर कर सकती हैं. तीसरी चीज़ है आपकी इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस. उसमें आप क्या बिलीव करेंगे कि दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज प्राइमरली कॉन्सेंट्रेटेड विद इन द हैंड्स ऑफ लीडर्स एंड पब्लिक फिगर्स. द डिसीजन मेकर्स एनालिसिस ऑफ दिस sort tends to focus studies of their physiological behavior. अब आपने ये देखना है कि आया जो इंडिविजुअल है, आपका जो लीडर है, उसके पास कितनी सुप्रीम अथॉरिटी है कि वो कोई डिसीजन ले सके, या उनकी जो पब्लिक है
या जो उस मुल्क की आवाम है वो कितना लीडर को सपोर्ट करती है। तैयब अर्दगान इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। हाँ, वो अपना, हाँ वो हो गया। आप जर्मन की एग्जाम्पल ले रहे हैं, हाँ, और एंजेला मार्केल वाली जो थी वो कितना 3-4 दफ़ा करके गए हैं, ठीक है। और आपका बांग्लादेश में भी है, हाँ, वो कब से हैं? तो इसका मतलब है कि अगर उनका एक लीडर कौन सा, हाँ, ये रशियन प्रेसिडेंट प्यूटन साहब कब से हैं? मेरा ख्याल है जब से मैंने अपनी होश संभाली है मैं ही उनको प्रेसिडेंट देख रही हूँ। तो वो क्यों है ऐसा सिस्टम? हाँ, आपकी इंग्लैंड की किंगडम, और वो चलें, वो किंगडम वाला तो एक दूसरा मैटर है, मैं दूसरे लीडर्स की बात कर रही हूँ। सऊदी वली अहद, हाँ। तो ये देखें कि ये चीज़ें ये लोग नहीं हट रहे हैं। तो आपने इंडिविजुअल लेवल पे ये, अब अगर हमारा लीडर या हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारा प्रेसिडेंट अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा होगा तो वो फिर कैसे लेके चलेगा? एंड दिस लैक्स इन आवर कंट्री। अगर हमारी थोड़ी सी फॉरेन पॉलिसी ठीक हो जाए ना तो मेरा ख्याल है, पढ़ते तो सारे ही हैं लेकिन पता नहीं क्यों एंड टाइम पे आके वो जब उस जगह पे पहुंचते हैं तो वो सारी बातें भूल जाते हैं, पता नहीं किन मजबूरियों में वो कंपल्शंस में आ जाते हैं कि वो नहीं कर पाते हैं। अभी कोई भी पाकिस्तान का ऐसा स्टांस नहीं है जिसको हम ये कहें कि हम के आंख बंद के कहें कि अच्छा भाई हमारी ये वाली साइड जो है ना वो सेफ खड़ी है। ना हमारा ट्रेड स्ट्रांग है, ना हमारे फॉरेन रिलेशंस ख़राब है, ना हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ठीक है। ठीक है, यहाँ बात समझ आ गई कि आपकी फॉरेन पॉलिसी को क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। अच्छा, फिर आपके एलिमेंट्स इफेक्टिंग फॉरेन पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, ठीक है, लीव्स इम्पैक्ट ऑन फॉरेन पॉलिसी, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी नेशनल कैपेसिटी, then social structure, public opinion, political setup, media, then nature of political accountability, leadership, great power structure, अच्छा, फिर आपका जब आप फॉरेन पॉलिसी बना रहे होते हैं तो इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज ये भी आपने जहन में रखनी होती हैं, ठीक है। ये भी इट ऑल्सो इफेक्ट्स योर फॉरेन पॉलिसी। alliances and world public opinion। क्यों फॉरेन पॉलिसी इतनी अहम है? द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड और ग्लोबलाइज्ड। As some might say, we are no more a handful of individual states. Overall, we rely on one another for both economic and military support. How rest of the world views one state is very important.
सेकेंड है हार्श फॉरेन पॉलिसी ऑफन फॉलोस मिलिट्री एक्शन एंड इकोनॉमिक एम्बार्गोस। वन माइट सजेस्ट, ऑयल एम्बार्गोस लगे थे ना आपके, है? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि हिस्ट्री में ना कुछ ऑयल एम्बार्गोस वगैरह भी लगे थे और ऑयल सैंक्शंस भी लगे थे, ये मिडिल ईस्ट और वो वाले टाइम। ये कौन सा टाइम था? 90s, और वो उसमें करके आए थे जब, नहीं उससे थोड़ा सा पीछे है। हाँ, वो जब आपका वर्ल्ड ऑयल क्राइसिस और वो वाले जो टाइम आया था उसमें ये चीज़ें लगी थी। ठीक है, तो आपकी इकोनॉमिक एम्बार्गोस, वन माइट सजेस्ट दैट वी शुडंट बी कॉम्प्लिकेटेड विथ फॉरेन पॉलिसी and not deal with the complications of other countries and become isolationist. So what these people don't realize is that the very act of becoming isolationist is in fact foreign policy. ठीक है, तो आपने इस डिगर तक अपने मुल्क को नहीं ले जाना कि आपका मुल्क आइसोलेशन का शिकार हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए फॉरेन पॉलिसी के? इट सीक्स टू प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स सिटीजन्स बोथ विद इन एंड आउटसाइड द स्टेट, और मेंटेनेंस ऑफ लिंक्स with members of international community and adoption of conflict or cooperation policies towards for promoting its own interests. It aims to promote and further national and economic interests of the country and targets at enhancement of the influence of the state by expanding its area of influence, the reducing of other states to the position of dependency. ये ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए। ठीक है, अच्छा, फिर आपका नेक्स्ट, स्टिल वी हैव 5 मिनट्स, सो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। और अच्छा जी, अच्छा, फिर है आपकी स्टेजेस ऑफ फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में क्या है, उसमें आपका क्या हो जाएगा? असेसमेंट ऑफ द इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, गोल सेटिंग आ जाएंगे आपकी, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस आ गया, फॉर्मल डिसीजन मेकिंग एक्शंस हो गया, फिर आपकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चोजन पॉलिसी ऑप्शन हो गया। और इसकी डिटेल आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी शेयर हो जाएगी, तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, फिर टूल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी क्या हैं आपके? 3 टूल्स, डिप्लोमेसी, फॉरेन एड एंड मिलिट्री फोर्स। अच्छा, अब काइंड्स ऑफ डिप्लोमेसी में आपने देखना है कि ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या होती है, देन ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। ये इन सब में ना आपको थोड़ा थोड़ा उस चीज़ की बेसिक है, तो ये सॉफ्ट कॉपी आपके पास आ जाएगी, तो फिर आप उसको पढ़ लेंगे तो आसान सा है, बहुत समझ आ जाएगी। फिर आपका बैक चैनल और बैकडोर डिप्लोमेसी क्या होती है, वो इसमें डेफिनेशन है। फिर आपकी मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी है, वो है। फॉरेन एड से क्या मुराद है, वो इसमें सारी बातें हो जाएंगी। और उसमें मिलिट्री एड क्या है, इकोनॉमिक एड, यू विल गेट ऑल दैट इन इट। अच्छा, फिर अप्रोचेस टू फॉरेन पॉलिसी में आपका लीगलिस्टिक अप्रोच है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच, कंपैरेटिव अप्रोच, आइडियोलॉजिकल अप्रोचेस आ गई। ठीक है, ये बेसिकली हो गया आपका जो कॉन्सेप्ट है एज ए जनरल टॉपिक फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स और वो सारे जो हैं वो ये बेसिक स्टेप्स हैं। अब आपके पास जब ये टॉपिक आ गया है, अब इसके अकॉर्डिंग आपने अपनी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को सेट करना होता है। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं फॉलो करें
तो आपकी वीक फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है, अब पाकिस्तान की, अब बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी क्या है ये भी आपको इसमें सारा मिल जाएगा विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। तो इसमें जो आपको क्या क्या मिलेगा, ये हो जाएंगे बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी हो गया, फिर आपका गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी हो गया, फिर पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एंड फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव की पॉइंट्स हो गए, फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन पाकिस्तान, जिसमें फिर आप आर्मी चीफ का रोल देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रॉयका देखेंगे, इंटेलिजेंस एजेंसीज के रोल आएंगे। तो ये वाला जो टॉपिक होगा इस पे किसी के पास पेपर्स में से गुजरा क्या सवाल आता है, कोई ऑब्जर्व किया किसी ने? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा आपको जनरल एक पेज का इंट्रोडक्शन व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी का भी देना पड़ेगा। 20 नंबर का सवाल होगा ना, ठीक है। तो 20 नंबर में आपने 2 से 2.5 पेज बना लें, इस वाली चीज को नहीं, वो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। 1.5 पेज इज इनफ। हाँ, तो उसमें फिर आपने इसको डिटेल में फिर आपने करना होगा। और ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा, क्योंकि ये बड़ा इजी टॉपिक होता है और इसमें आपके पास ना मार्जिन बहुत होता है लिखने का, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या है, अच्छा जी, फिर पाकिस्तान के ना मेजर फेजेस आए हैं, जिसमें आपका पहला फेज आएगा 1947 से 53 तक आएगा। उसमें क्या क्या हुआ आपको ये मिल जाएगा। देन 1953 से 62 में क्या है वो आपको मिल जाएगा, जिसमें आपका म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट हुए, सीटो हुए, बगदाद पैक्ट हुआ, सेंटो हुआ। ये सारी पास्ट की चीज़ें जो अब ख़त्म हो गई हैं लेकिन पढ़नी पड़ेंगी। अच्छा, फिर 1962 से थर्ड फेज आपका स्टार्ट हो रहा है 1962 से 71 तक का। उसमें आपका जो था सोवियत यूनियन के साथ रिलेशन हुआ, फिर चाइना के साथ, फिर आपका यूएस इन्वॉल्व हुआ, रिलेशन विद इंडिया बने। अच्छा, फोर्थ फेज होगा आपका 1972 से 79 तक, फिर 1990 से 2001 तक है, और फिर 2001 से ऑनवर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद फिर आपने अब जो करंट वाला होगा वो फिर आपको लेटेस्ट उसमें से आपको मिल जाएगा। तो जब ये पास्ट की चीज़ें आपके पास शॉर्ट फॉर्म में आ जाएंगी तो फिर करंट आपके लिए उसको नोट्स में शामिल करना मुश्किल होगा। वो भी थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेंगी आपको। अच्छा, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना होगा, आपने सिर्फ जस्ट हर चीज़ को टच करना होगा। हाँ, अब अगर एक फेज है तो एक फेज में आप सिर्फ इसकी ओवरऑल, अभी जो इसमें भी आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे उसका ओवरऑल जिस्ट देख लीजिएगा कि हमारा क्या है, तो फिर उसको पैराग्राफ में लिखते जाइएगा तो वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये डिटेल है कौन कौन प्राइम फॉरेन मिनिस्टर रहा है कब से कब तक का, ठीक है। तो डाटा इसमें जितना पास्ट का है बाकी अब लेटेस्ट अपडेट कर लीजिएगा। और बल्कि बहुत अरसे तक तो वापस फॉरेन मिनिस्टर रहा ही नहीं है। पिछली गवर्नमेंट में इमरान गवर्नमेंट से पहले नवाज गवर्नमेंट में तो हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं रहा है। सरताज अजीज थे, वो भी सिर्फ आपके फॉरेन एडवाइज़र उसमें थे, फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे। तो एक फेज़ हमारी गवर्नमेंट का बगैर फॉरेन मिनिस्टर के भी गुजरा है।